ओके, वी स्टार्टेड विथ फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या क्या देखा था इसमें हम लोगों ने? बेसिकली सबसे पहले दो तरीके के ट्रांजैक्शंस होते थे। कौन कौन से? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वो होते थे जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होते थे, जो जनरली परमिसिबल होते थे बट सर्टेन सिचुएशन में प्रोहिबिटेड होते थे। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस जनरली प्रोहिबिटेड होते थे, सम वर परमिसिबल। करंट अकाउंट में हम लोगों ने देखा था तीन क्राइटेरिया थे, शेड्यूल 1, 2 एंड 3। शेड्यूल 1 में कौन से थे? प्रोहिबिटेड वाले। कौन कौन से थे याद है? लॉटरी, कॉल बैक सर्विस, बैंड गेम्स, बैंड मैगजीन्स, ये सब था, ठीक है। रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, ये सब प्रोहिबिटेड थे, जो अजीब अजीब से नाम थे सारे, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल 2 था जिसमें हमें गवर्नमेंट की अप्रूवल्स चाहिए थी, और शेड्यूल 3 था आरबीआई, जिसमें हम लोगों ने देखा था एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम थी, एलआरएस। कितने रुपए तक की? कितने डॉलर तक की? रादर 2.5 लाख, ठीक है। 2.5 लाख डॉलर तक की लिमिट थी। उसके विद इन आप कर सकते हैं, बियॉन्ड जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती थी। और अदर देन इंडिविजुअल्स के लिए भी था, ठीक है। हाँ, फिर फिर हम लोग ने कैपिटल ट्रांजैक्शन आई थिंक शुरू किया था, और उसमें हमने आपको बताया था दो कैटेगरीज थी, यहाँ वालों का जो बाहर है और बाहर वालों का जो यहाँ है। और ये हमने आपको रीड करने के लिए दिया था, बस यहीं से क्लास उठा ले, है ना, इस लाइन के 1 सेकेंड पहले तक से, है ना। ओके, सो दीज आर द क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। बट अगर आप देखिए तो नॉर्मल है, इन्वेस्टमेंट बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड फॉरेन सिक्योरिटी। ये अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। तो ये कह रहे हैं फॉरेन सिक्योरिटी में हम पैसा लगा रहे हैं, या फॉरेन करेंसी में लोन रेज कर रहे हैं, या इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, गारंटी इशू कर रहे हैं। ई वाले में तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिखा है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो करंट अकाउंट हुआ, करेंसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है, गुड्स नहीं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट और होल्डिंग ऑफ करेंसी, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट, ये सारे ट्रांजैक्शन अगर हो रहे हैं तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। और इसके बाद वाली हेडिंग देखो क्या थी? क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, यानी ये बाहर वालों के हैं यहाँ के लिए। जैसे देखो, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। सिंपली पुट ऐसे समझ लो, यहाँ के पर्सन ने बाहर प्रॉपर्टी खरीदी या बाहर के पर्सन ने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी, ये ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब आइए, हाँ, यहां से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन, रिपैट्रिएशन एंड सरेंडर ऑफ फॉरेन करेंसी। जरा प्रोसेस समझो। रियलाइजेशन यानी सबसे पहले हमने वहां से फॉरेन करेंसी अर्न करी होगी, रियलाइज करी होगी, फिर हमने उसको रिपैट्रिएट किया होगा। रिपैट्रिएट मतलब इंडिया में लेकर आए होंगे, और फिर यहां लाके हमने क्या किया होगा? सरेंडर किया होगा। किसके पास? वो ऑथराइज डीलर के पास। याद आया? ठीक है। तो ये कह रहे प्रोसेस क्या है? पहले आप बाहर से फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज करें, फिर आप उसको यहाँ रिपैट्रिएट करें, और फिर यहाँ उसको सरेंडर करें। अब ये सारा काम आपको कितने कितने दिन में करना है वो यहाँ पे लिमिट्स स्पेसिफाइड है। नाउ सेक्शन 8 of the Foreign Exchange Management Act requires the person resident in India to make all reasonable efforts to realize and repatriate the foreign exchange due as per the directions of RBI। तो बाहर से जो तुमने फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया है उसको यहाँ तक लेके आने के लिए रूल्स फेमा में प्रिस्क्राइब करे गए हैं, ओके। देखो, ड्यूटी ऑफ पर्सन, नेक्स्ट हेडिंग में आना, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज ड्यू। ट्रांजैक्शन समझ में आ रहे हैं ना क्या हो रहा है? हमने बाहर कोई चीज करी, जैसे बाहर से हमने फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया, जो अर्न कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज वो क्या होगा? रियलाइजेशन, ओके। अर्न करके जो इंडिया में ला रहे होंगे वो क्या होगा? रिपैट्रिएशन। और यहां आके जो फॉरेन करेंसी सरेंडर कर दी होगी वो क्या होगा? सरेंडर। तो पहले कह रहे हैं रियलाइजेशन, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया to whom any amount of foreign exchange is due or has accrued, save as otherwise under rules and regulation with the general or special permission of RBI, mark करो, take all reasonable steps to realize and repatriate to India such foreign exchange। तो बाहर से अगर आपको कुछ पैसा मिलना है, फॉरेन एक्सचेंज में कुछ अर्निंग होनी है, तो आरबीआई कह रहा है उसको फटाफट से रियलाइज करो और इंडिया में वापस लेकर आओ, ठीक है।
and shall in no case do or refrain from doing anything or take or refrain from taking any action which has the effect of securing that the receipt by him of the whole or part of foreign exchange is delayed. मतलब क्या नहीं करना है, डीले नहीं करनी है. अगर आपको वहां से फॉरेन एक्सचेंज रियलाइज हुआ है तो उसको आप इमीडिएटली यहां लेकर आइए, रिपैट्रिएट करिए और कोशिश करिए कि ऐसा कुछ भी ना हो कि वो डीले हो जाए. ओके अब कह रहे हैं मैनर ऑफ रिपैट्रिएशन. रिपैट्रिएशन कैसे किया जाएगा? ऑन रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यू. जब फॉरेन एक्सचेंज ड्यू हो जाएगा, अ पर्सन शैल रिपैट्रिएट द सेम टू इंडिया. वो इंडिया में ले आएगा. अब इंडिया में बताओ क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या कर सकता है. पहला ऑप्शन तो ये है कि ऑथराइज डीलर के पास सरेंडर करके रुपी ले ले. कोई और ऑप्शन है? हाँ याद आया, एक अकाउंट था रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, आरएफसी. दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम उसको लाके रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा करा दो. और एक और ऑप्शन है, अगर तुम्हें डॉलर में ही कोई पेमेंट करनी थी तो फिर मतलब वहीं का वहीं पेमेंट कर दो. ठीक है, फाइन. देखो फर्स्ट कह रहे सेल इट टू एन ऑथराइज्ड पर्सन इन एक्सचेंज ऑफ रुपी. यहां लेकर आओ, ऑथराइज्ड डीलर को दो और बदले में रुपी ले लो. दूसरा क्या कह रहे हैं, रिटेन और होल्ड इट इन अकाउंट विद एन ऑथराइज्ड डीलर टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई. या तो उस अकाउंट में होल्ड करके रख लो, या फिर यूज इट फॉर डिस्चार्ज ऑफ अ डेट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन एक्सचेंज. या तो अगर डॉलर में ही तुम्हें कोई लोन चुकाना था तो फिर उसको लेके आने का क्या मतलब है, वहीं का वहीं उससे तुम वो लोन चुका लो. एब्सोल्युटली. जैसे ईसीबी में देखा था हम लोगों ने, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी को हम वहीं पे ही पार्क कर रहे थे क्योंकि हमें वहीं लायबिलिटी चुकानी है. तो कह रहे हैं बाहर से जो तुमने रियलाइज कराई, या तो तुम इंडिया में लाके कन्वर्ट करा लो, या तो तुम अपने आरएफसी अकाउंट में होल्ड करके रख लो, और या फिर तुम उससे अपनी कोई फॉरेन लायबिलिटी को पे ऑफ कर लो. एनी डाउट? ठीक है. नेक्स्ट कह रहे पीरियड फॉर सरेंडर ऑफ रियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज. अब यहां से टॉपिक ध्यान देना. अच्छा ये बताइए, हम लोग अपने पास फॉरेन करेंसी होल्ड करके रख सकते हैं अनलिमिटेड? कि आपके अलमारी में 2 लॉकर हैं, एक में डॉलर पड़े हुए हैं, एक में रुपीस पड़े हुए हैं, ऐसा हो सकता है? सरकार के लिए ऐसा नहीं है. जो भी डॉलर है आप हमारे पास जमा करो, क्योंकि कस्टोडियन हम हैं. कौन है कस्टोडियन? आरबीआई. ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि फॉरेन करेंसी जो आप लेकर आए हैं वो कितने समय तक आप अपने पास रख सकते हैं, उसके रूल्स हैं. ओके. अ पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल. अब फर्स्ट सिचुएशन है, पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया, यानी इंडिविजुअल रेसिडेंट नहीं है, shall sell the realized foreign exchange to an authorized person within the period specified below. First कह रहे हैं अगर फॉरेन एक्सचेंज आपको मिला था इन रीजन से, रेम्यूनरेशन फॉर सर्विस, सेटलमेंट ऑफ लॉफुल ऑब्लिगेशन, इनकम और एन एसेट हेल्ड आउटसाइड इंडिया, इनहेरिटेंस की वजह से, गिफ्ट के फॉर्म में, तो 7 दिन के अंदर जमा करा दो. ठीक है. अगर इन रीजंस की वजह से बाहर से फॉरेन एक्सचेंज मिला तो कितने दिन में जमा कराओ? 7 दिन में. क्या चीज कहां जमा करा रहे हैं? किसके पास जमा करा रहे हैं? ऑथराइज्ड डीलर के पास. समझ आ रहा है ना चल क्या रहा है? कह रहे हैं इसके अलावा अगर और किसी तरह से तुमने फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया है तो फिर 90 डेज में जमा कराओ. ओके. तो अगर गिफ्ट के तौर पे मिला है, इनहेरिटेंस के तौर पर मिला है, इन ट्रांजैक्शन में मिला है तो 7 दिन के अंदर जमा कराओ, और अगर किसी और चीज में मिला है तो फिर 90 डेज. ये किसके लिए है? पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल. ठीक है, फाइन. हाँ तो बोल सकते हो, थक थोड़ी जाओगे, थोड़ा सर हिलाओगे तो एक्सरसाइज ही होगी. अब पूरा हिलाने लग गए हैं. ओके. सेकंड, पीरियड फॉर सरेंडर इन सर्टेन केसेस एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल. ये भी अभी किसके लिए है? नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया हु हैज एक्वायर्ड और परचेज्ड फॉरेन एक्सचेंज फॉर एनी पर्पस मेंशन्ड इन द डिक्लेरेशन मेड बाय हिम डज नॉट यूज इट फॉर सच पर्पस. ये बताओ क्या हुआ? उसने किसी काम के लिए फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ किया था. लेट से उसने कहा कि भैया हमको बाहर इतने $100 भेजने हैं. $100 में से उसने $20 भेज दिए, $80 अभी उसके पास पड़े हुए हैं. ठीक है. तो वो $80 भी क्यों पड़े हुए हैं? किसके पास पड़े हुए होने चाहिए? ऑथराइज्ड डीलर के पास. कह रहे हैं वो भी हमारे पास जमा कराओ. फर्स्ट वाले पॉइंट में और सेकेंड वाले पॉइंट में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? फर्स्ट वाला था इन रीजन से अर्न किया है, और यहां कह रहे हैं अर्न नहीं किया था, हमने विड्रॉ किया था, जिस पर्पस के लिए विड्रॉ किया था उसमें बच गया है. डज नॉट यूज फॉर सच पर्पस
तो फिर देखिए कितने दिन में, शैल सरेंडर सच फॉरेन एक्सचेंज टू द ऑथराइज्ड पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। 60 दिन के अंदर जमा करा दो, ठीक है। इसी का ही 2A, हम पॉइंट्स कैसे डाल रहे हैं देखते जाना। 2A कह रहा है अगर हमने फॉरेन एक्सचेंज परचेज करा था बाय नॉट एन इंडिविजुअल, ठीक है, इज फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन ट्रैवल, काहे के लिए निकाला था फॉरेन एक्सचेंज, ट्रैवल करने जा रहे थे बाहर, तो फिर जो अनस्पेंट बैलेंस था फॉरेन एक्सचेंज का वो हमें जमा कराना पड़ेगा। अब देखो कितने दिन के अंदर, 90 डेज में जमा करा लो। when the unspent foreign exchange is in the form of currency notes and coins, अगर करेंसी नोट या कॉइन के फॉर्म में तो 90 दिन में जमा कराओ, और अगर ट्रैवलर्स चेक के फॉर्म में है, ट्रैवलर्स चेक समझ गए, ट्रैवलर्स चेक मतलब यहाँ के जो बैंक्स वगैरह है ना, वो एक चेक एक तरह से इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। एक्चुअली पहले क्या होता था, मैं आपको बता दे रहे, ट्रैवलर्स चेक, अब तो जैसे एटीएम होता है, तो जैसे अगर एटीएम है तो आप बाहर जाके वहां के बैंक से विड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जैसे हम बाहर घूमने जा रहे हैं, मेरा यहाँ पे बैंक है, तो हम करेंसी लेके नहीं जाना चाह रहे हैं, या हमें नहीं मिल रही है, या हम नहीं ले रहे कुछ भी, तो वो हमको क्या करते थे, एक ट्रैवलर्स चेक लिख के दे देते थे, ठीक है, कि उसमें ये लिखा होता था कि इस पर्सन का इतना इतना अमाउंट यहाँ पे जमा है, इस ट्रैवलर्स चेक के अगेंस्ट आप इनको वहां से करेंसी दे दीजिए, ट्रैवलर्स का चेक, समझ में आया। तो तुम करेंसी लेके मत जाओ, तुम एक काम करो, ये ट्रैवलर्स चेक इंस्ट्रक्शन बैंक का लेके जाओ, ये चिट्ठी लेके जाओ, और वहां जाके बैंक को दिखा देना, वो तुम्हें फॉरेन करेंसी इतनी इतनी दे देगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ट्रैवलर्स चेक है तो 180 दिन में जमा कराओ, करेंसी नोट्स है तो 90 दिन में जमा कराओ, ठीक है। अभी तक किसकी बात नहीं करी है इन्होंने, इंडिविजुअल की नहीं करी है, ठीक है। अब देखो अगली हेडिंग में क्या लिखा है, यानी ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। कह रहे हैं अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल, अगर वो इंडिविजुअल है, रेसिडेंट इन इंडिया, शैल सरेंडर रिसीव्ड अनस्पेंट अनयूज्ड फॉरेन एक्सचेंज, किसी भी फॉर्म में हो, कितने दिनों के अंदर, 180 दिन के अंदर। क्लियर। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, वही 2 पार्ट्स में पुटअप कर लेना। अगर इंडिविजुअल है तो कितने दिन में हो जाएगा, 180 में। अदर देन इंडिविजुअल है तो इसमें 2 क्राइटेरिया थे। पहला था अगर हम अर्न कर रहे हैं, है ना, तो अर्न वाला देखो कितने दिन में था, ये 7 days एंड 90 days, है ना, 7 days था और एक 90 days था। और अगर हमने परचेज करा है तो इसमें भी 2 सिचुएशंस थे, कि हमने ट्रैवल के लिए परचेज करा है या अदर पर्पस के लिए। ट्रैवल के लिए किया है तो भी 2 थे, है ना, करेंसी के फॉर्म में है तो 90 दिन और ट्रैवलर्स चेक के फॉर्म में है तो 180 days, और अगर अदर पर्पस के लिए है तो 60 days। ये देखो चार्ट सा बन गया, दिखा आपको क्या हो रहा है। वैसे ये टाइम लिमिट है किस चीज की, हाँ, खुद को आरबीआई में सरेंडर करने की, नहीं, अच्छा, कि आप बाहर से होके आए तो पहले सरेंडर हो, पहले हम देखें बाहर वालों ने आपके ऊपर कुछ किया तो नहीं है, ठीक है। क्या सरेंडर करेंगे, फॉरेन करेंसी। हो गया ये टॉपिक। तो हमने बाहर से कमाया, यहां लेकर आए और जमा करा दिया, ठीक। अब कह रहे हैं रेमिटेंस ऑफ एसेट्स इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 47। देखिए रेमिटेंस का मतलब क्या हुआ, बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया। रेमिटेंस बाय इंडिविजुअल नॉट बीइंग एनआरआई एंड पीआईओ। एनआरआई कौन होते हैं, सुना है आपने, है ना, एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन, होते कहाँ के हैं और रहते कहाँ हैं, बाहर रहते हैं पक्का, हाँ एग्जैक्टली। देखो रेमिटेंस ऑफ एसेट्स मींस रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ फंड्स in a deposit with a bank, firm, company, provident fund, superannuation, etc. or sale proceeds of share immovable property in accordance with provisions of foreign exchange made thereunder. Authorized dealer may allow remittance of assets by a foreign national where, यहां हो क्या रहा है जरा समझो। पीटर याद है आपको, कहां का था वो इंडिया में जॉब करने आए हैं, आपको पता है, हाँ, ये जो अपने सनी भैया है वो पीटर ही, तो उन्हीं का तो नाम पीटर है, ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड वैसे, ठीक है। तो समझो हो क्या रहा है, जो पीटर है वो इंडिया में जॉब कर रहा है, ठीक है। अब जब वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट लिए हुए है तो इंडिया से उसका रिटायरमेंट हुआ,
और रिटायरमेंट में उसको पैसा मिला, तो पीटर रिटायर होने के बाद कहां जाएगा? इंग्लैंड। और साथ क्या लेके जाएगा? रिटायरमेंट फंड। समझ में आया ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? रेमिटेंस ऑफ एसेट्स आउटसाइड इंडिया, यानी यहां के लोग पैसा भेज रहे हैं बाहर। ठीक है, तो पहली सिचुएशन में बता रहे हैं कौन रेमिट कर रहा है? इंडिविजुअल्स जो एनआरआई और पीआईओ नहीं है, यानी फॉरेन नेशनल्स हैं। अब देखो कैसे ट्रांजैक्शंस हैं। ऑथराइज डीलर कह रहा है कि आप बाहर पैसा भेज सकते हैं अगर आप फॉरेन नेशनल है एंड द पर्सन हैज रिटायर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। वो फॉरेन नेशनल है और जॉब कहां कर रहा था? इंडिया में, और यहां से वो पैसा बाहर भेजना चाह रहा है। ठीक है, द पर्सन हैज इनहेरिटेड फ्रॉम अ पर्सन रेफर्ड इन 6.5, अपने रिलेटिव से इनहेरिट किया है, मतलब उसके रिलेटिव्स जो थे वो इंडिया में थे, वो मर के चले गए, अपना पैसा पीटर को दे गए, और पीटर अब वो पैसा कहां ले जा रहा है? इंग्लैंड। ठीक है, साथ साथ है पीटर के हम लोग। ठीक है, अ पर्सन इज अ नॉन रेसिडेंट विडो and has inherited assets from his deceased spouse who was Indian national resident. समझ गए? हाँ, मतलब ट्रांजैक्शन आप समझ गए। अपने रामू की शादी, ठीक है, किससे हो गई? एलिजाबेथ। हम सोच रहे थे कोई नाम बढ़िया मिल जाए, तो एलिजाबेथ ने शादी कर ली रामू से, और रामू इसी खुशी में चल बसे। हमको एलिजाबेथ मिल गई, शादी हो गई थी। अरे खुशी तो तभी होगी तो हो जाएगी, पहले तो यकीन नहीं हो रहा था, फिर जब हो गई। ठीक है, तो रामू इसी खुशी में चल बसे। अब क्या हुआ? उनकी रह गई विडो, ठीक है, जो बाहर की थी, और उस विडो ने एसेट्स इनहेरिट कर लिए रामू से, और अब वो विडो रामू की अस्थियां लिए, उनके एसेट्स लिए कहां जा रही हैं? बाहर। तो ऑथराइज डीलर कह रहे ठीक है, लेके जा सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? रामू मर गया, मजा तुम लोग को कितनी आ रही है। लेकिन कह रहे हैं द रेमिटेंस शुड नॉट एक्सीड 1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। एक साल में मैक्सिमम कितना लेके जा सकते हो? 1 मिलियन है। अब ये एलिजाबेथ समझे, ट्रांजैक्शन समझना बस ध्यान से। अगला कह रहे रेमिटेंस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ बैलेंसेस हेल्ड इन बैंक अकाउंट बाय अ फॉरेन स्टूडेंट हु हैज कंप्लीटेड हिज और हर स्टडीज। समझ आया क्या हुआ? पीटर कहां पढ़ रहे थे? इंडिया में, और उनका बैंक अकाउंट था, शिक्षा में पढ़ रहे, ये भी सही है। पीटर इंग्लैंड से आए शिक्षा में पढ़ने के लिए। अब हम पढ़ाते ही इतना अच्छा है, दूर दूर से लोग, देखो वो है ना, वो कहाँ से आता है, वो इतनी दूर से आता है हमसे पढ़ने के लिए, हम तो इसको देख देख के खुश हो जाते हैं। वो अबू धाबी से हमसे पढ़ने आता है, बताओ। हाँ वही तो, हम इसी में खुश हो जाते हैं। तुम पास हो रहा हो, हम खुश बहुत है तुमसे। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, तो कह रहे रेमिटेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ बैलेंसेस हेल्ड इन बैंक अकाउंट बाय अ फॉरेन स्टूडेंट हु हैज कंप्लीटेड हिज और हर स्टडीज प्रोवाइडेड दैट सच बैलेंस रिप्रेजेंट प्रोसीड्स ऑफ रेमिटेंसेस रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। ये उसके बैंक अकाउंट में पैसा आया कहां से हो? बाहर से ही आया हो। ठीक है, तो पीटर के माँ बाप ने पढ़ने के लिए उसको यहाँ पैसे दिए थे $100, उसने $50 में पढ़ लिया, पढ़ाई खत्म हो गई, $50 बैंक अकाउंट में बचे। तो पीटर कह रहे अब हम जा रहे हैं तो ये $50 ले जाए, तो ऑथराइज लेके हाँ ले जाओ। समझ आ गया? मजे नहीं करने, याद करने ये सब। ओके, अब कह रहे हैं अब कौन पैसा भेज रहा है? एनआरआई और पीआईओ भेज रहे हैं। पीआईओ कौन हो गए? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और एनआरआई आपने बता ही दिया, ये रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है लेकिन है सिटीजन इंडिया के। मतलब रामू है तो यहीं का, लेकिन रहता बाहर है। रामू चला गया लंदन। ठीक, person of Indian origin is a person resident outside India who is a citizen of any country other than Bangladesh or Pakistan or such other country as may be specified by central government. इनके रूल्स देख लो जरा। हाँ, ऑथराइज डीलर में अलाउ एनआरआई और पीआईओ ऑन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब पैसा कौन बाहर भिजवा रहा है? ये एनआरआई और पीआईओ भिजवा रहे हैं। वो कौन थे? वो कौन भिजवा रहा था? पीटर, फॉरेन नेशनल भिजवा रहा था। ठीक है, authorized dealer may allow NRI or PIO on submission of documentary evidence to remit up to $1 million per financial year। ये भी कितना भेज सकते हैं? $1 million एक साल में भेज सकते हैं, लेकिन आपको एविडेंस दिखाना पड़ेगा। कहां से भेजोगे? आउट ऑफ बैलेंसेस हेल्ड इन देयर नॉन रेसिडेंट
ऑर्डिनरी अकाउंट सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स और एसेट्स एक्वायर्ड इन इंडिया बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस और लेगेसी। कह रहे हैं कहां से भेज रहे हो तुम? फर्स्ट, आउट ऑफ देयर बैलेंस इन देयर नॉन रेसिडेंट अकाउंट, यानी वही जो उनका एनआरओ अकाउंट था, नॉन रेसिडेंट्स का जो अकाउंट था, उसी अकाउंट से तुम्हें पैसा भेजना है, भेज दो। सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड इन इंडिया, मतलब क्या हुआ? इंडिया में एसेट एक्वायर किया, वो बेचा, उसका पैसा आया, और वो पैसा वो कहां भेज रहा है? बाहर। इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड अंडर अ डीड ऑफ सेटलमेंट मेड बाय ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और रिलेटिव। समझ में आया? द सेटलमेंट शुड टेक इफेक्ट ऑन द डेथ ऑफ द सेटलर। ये क्या हुआ? ये बताओ क्या हुआ? ट्रांजैक्शन समझो बस क्या हुआ। इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड अंडर अ डीड ऑफ सेटलमेंट मेड बाय ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, द सेटलमेंट शुड टेक इफेक्ट ऑन द डेथ ऑफ द सेटलर। मतलब वो, हाँ, वो जो रामू था वो बाहर रहता था, लेकिन उसके माँ बाप इंडिया में थे, माँ बाप के बीच में सेटलमेंट हुआ, ठीक है, और सेटलमेंट की जैसे इनहेरिटेंस होता है वैसे ही समझ लो, और उस सेटलमेंट के तहत उसको कुछ पैसा मिल गया रामू को। अब रामू को पैसा यहाँ मिला, लेकिन रामू रहता कहाँ था? बाहर। तो वो पैसा यहाँ से कहाँ भेज रहा है? बाहर। कोई दिक्कत रहा? कंपनीज एक्ट में रिलेटिव समझाया होगा ना। कंपनीज एक्ट में ये थोड़ी इतना, कंपनीज एक्ट में फॉरेन और बातें नहीं करते हम लोग, यही समझ लें, बहुत बड़ी बात है। रिलेटिव एज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट है, ठीक है। In case settlement is done without retaining any life interest in the property, that is during the lifetime of owner or parent, it would tantamount to regular transfer by way of gift and remittance। ये दोनों पॉइंट समझ लो। कह रहे हैं पिताजी के मरने के बाद भेज रहा है तो इनहेरिटेंस के फॉर्म में भेजेगा, और पिताजी के जीते जी वो पैसा बाहर भेज रहा है तो हम ये मान लेंगे कि पिताजी ने गिफ्ट दिया है। दोनों ही सिचुएशन में कुल मिला के रामू पैसा बाहर भेज रहा है। क्यों? क्योंकि रामू रहता कहाँ है? बाहर। पैदा कहाँ हुआ? क्यों? क्योंकि वो रामू है। ठीक है, क्लियर? अब देखो रेमिटेंस कौन कर रहा है। दो कैटेगरी हो गई, पहले फॉरेन नेशनल ने रेमिट किया तो उसके आपने पॉइंट्स पढ़ लिए थे, फिर ये रामू ने मतलब एनआरआई और पीआईओ ने करे थे जिसकी 1 बिलियन का इन्होंने ट्रांजैक्शन बताया, और अब देखो रेमिटेंस कौन कर रहा है। कंपनी बाहर भेज रही है। कंपनी क्या भेजेगी बाहर? कोई एक चीज सोचो क्या भेजेगी? क्या? डिविडेंड। एब्सोल्युटली। सोचो अगर कंपनी डिविडेंड बाहर भेज रही है तो कंपनी का शेयर होल्डर कहां का होगा? पीटर। ठीक है, जॉन रख लें, आपको पीटर से उलझन हो गई तो। पीटर ने इंडिया की कंपनी के शेयर लिए, ठीक है, इंडिया की कंपनी ने डिविडेंड बांटा, अब वो डिविडेंड इंडिया के शेयर होल्डर को भी दिया जाएगा और बिल्कुल वैसे ही किसको दिया जाएगा? पीटर को भी। तो इंडियन कंपनी को ये डिविडेंड का पैसा कहां भेजना पड़ेगा? बाहर। जैसे ही इंडिया से कोई सामान बाहर जा रहा है, आरबीआई आ जाता है कूद कूद के कि हमारा फेमा लगाओ, ठीक है। देखो अब देखना कंडीशन इन्होंने क्या रखी है। एडी में अलाउ रेमिटेंसेस बाय इंडियन कंपनी अंडर लिक्विडेशन। एक तो डिविडेंड जा सकता है, और कब जाएगा? लिक्विडेशन। कंपनी बंद हो रही है, सारे शेयर होल्डर का पैसा वापस जाएगा, तो पीटर का भी तो पैसा वापस करोगे, ठीक है। अंडर लिक्विडेशन और डायरेक्शंस इशूड बाय द कोर्ट और ऑर्डर्स इशूड बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर। अब इसमें है कि हम आपको बता दे रहे हैं, कह रहे हैं जैसे मान लो लिक्विडेशन होता है और लिक्विडेशन में जो बाहर के शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसा भेजा जाएगा जैसे यहाँ के शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो यहाँ की सरकार चालू, मतलब यहाँ की सरकार क्या करती है? यहाँ की सरकार कहती है पहले यहाँ की सारी लाइबिलिटीज खत्म करो, हमें सर्टिफिकेट दो इस बात का कि यहाँ का कुछ पेंडिंग नहीं है, तब पीटर को भिजवाना। इसीलिए कह रहे थे चालू इतनी है। देखो ऑडिटर सर्टिफिकेट कह रहे तुम बाहर भिजवा सकते हो, लेकिन मेरी शर्त ये है तुम्हें क्या सबमिट करना पड़ेगा? ऑडिटर का सर्टिफिकेट सबमिट करो कंफर्मिंग दैट ऑल लायबिलिटीज इन इंडिया हैव बीन ईदर फुल्ली पेड और एडिक्वेटली प्रोवाइडेड। पता चला पीटर को पैसा मिल गया, यहाँ के रामू श्यामू रो रहे हैं, तो यहाँ की सारी लायबिलिटीज पे ऑफ हो गई हो, तब तुम बाहर पैसा भिजवाओ, ठीक है। दूसरा, तुम्हारा जो वाइंडिंग अप हुआ है वो किसके हिसाब से है? कंपनीज एक्ट के हिसाब से, इस बात का हमें सर्टिफिकेट दिलाओ ऑडिटर से। तीसरा, इन केस वाइंडिंग अप अदरवाइज डन बाय अ कोर्ट। ये कौन सी वाइंडिंग अप होती है? वॉलंटरी वाइंडिंग अप, एब्सोल्युटली। एंड ऑडिटर्स सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट देयर आर नो लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग इन इंडिया, कि इंडिया में तुम्हारे खिलाफ कोई केस वेस नहीं चल रहा है, कुछ भी बचा हुआ नहीं है,
जब इस बात का तुम हमें ऑडिटर सर्टिफिकेट दे दोगे तब हम तुम्हें पैसा बाहर भिजवाने की परमिशन देंगे। ये रेमिटेंस ऑफ एसेट का थर्ड पॉइंट था। थर्ड कैसे हुआ? पहला कौन सा था? जब पीटर भिजवा रहा था, पीटर यहाँ काम कर रहा था, फॉरेन नेशनल भिजवा रहा है। दूसरा कब था? जब एनआरआई और पीआईओ भिजवा रहे थे। और तीसरा कब था? जब कंपनी भिजवा रही है। आपको कोई दिक्कत इस बात से? वो अपना भिजवा रहे हैं, ठीक है। दिक्कत है ये कि पढ़ने में अपना है, पढ़ना अपने को है। अच्छा, रेमिटेंस और वाइंडिंग अप प्रोसीड्स ऑफ ब्रांच ऑफिस। अब देखो क्या हो रहा है। एडी में परमिट रेमिटेंस ऑफ एसेट्स ऑन क्लोजर और रेमिटेंस ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसीड्स ऑफ ब्रांच ऑफिस लाइजन ऑफिस। ये क्या हो रहा है बताओ? ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? ब्रांच ऑफिस कहाँ की है? हाँ, फॉरेन की कंपनी थी जिसकी ब्रांच है इंडिया में। बेटा फैन बंद कर दूं? फॉरेन की बात सुन के मैं ठंड लगने लग गई। अच्छा, फॉरेन की कंपनी है, उसकी ब्रांच है इंडिया में, वो ब्रांच बंद हो रही है। जब वो ब्रांच बंद हो रही है तो उसके जो प्रोसीड्स हैं वो कहाँ भेजे जाएंगे? फॉरेन में। बंद हो गया पंखा, अब आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते फिल्म में, ठीक है। पूरा रुकेगा तब है ना। हाँ कह रहे अभी रुका, अब पढ़े, रुक गया। तो ये कह रहे फॉरेन की कंपनी है जिसकी ब्रांच है इंडिया में, ठीक है, वो ब्रांच बंद हो रही। लाइजन ऑफिस समझते हो? ब्रांच और लाइजन ऑफिस में फर्क ये होता है, लाइजन ऑफिस सिर्फ कॉन्टैक्ट का काम करता है, सेल परचेज कुछ नहीं करता। ब्रांच ऑफिस नॉर्मल काम करता है सारा, ठीक है। तो ये कह रहे फॉरेन की कंपनी थी जिसका ब्रांच ऑफिस इंडिया में, वो ब्रांच ऑफिस या लाइजन ऑफिस बंद हो रहा है। बंद होने पर उसके एसेट वैसेट जो भी बेचे जा रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है वो प्रोसीड्स कहाँ भेजे जा रहे हैं? इंडिया के बाहर। सो एडी में परमिट, ये एडी कौन है? ठीक है। ऑथराइज्ड डीलर में परमिट रेमिटेंस ऑफ एसेट्स ऑन क्लोजर और रेमिटेंस ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसीड्स ऑफ ब्रांच और लाइजन ऑफिस ऑन सबमिशन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। यानी ब्रांच ऑफिस बंद होने पर अगर आप पैसा बाहर भिजवा रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, तब हम भेजने देंगे। अब ये भी वही डॉक्यूमेंट्स होंगे कि सारी लाइबिलिटी सेटिस्फाई हो गई है कि नहीं। ये लोग एक भी रुपया जाने नहीं देंगे बाहर, ठीक है। और उसके बाद भी इंडिया में सबसे ज्यादा इंसॉल्वेंसीज होती हैं, है ना। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन देख रहे हो कि एक भी रुपया बाहर नहीं जाएगा जब तक यहाँ सबका नहीं हो जाएगा। और तब भी यहाँ किसी का कुछ हो नहीं पाता, है ना। पढ़िए, है बेटा। नहीं 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 नहीं, ये इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन नहीं है। ये तो कह रहे ब्रांच हम बंद कर रहे हैं अपनी, ड्यू टू एनी रीजन, किसी रीजन से बंद कर सकते हैं। तो अगर बंद हो रही है तो बंद होने का मतलब यही एसेट वैसेट सब जाएंगे ना। अब या तो तुम एसेट वहां भेज दो या एसेट भेज के पैसा भेज दो, ठीक है। ये देखो डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे अगर ब्रांच ऑफिस बंद हो रही है। लगभग वही पॉइंट्स हैं जो अभी पहले पढ़े थे। हो गया। अब देखो, रेमिटेंस ऑफ एसेट्स रिक्वायरिंग आरबीआई अप्रूवल। कह रहे हैं आरबीआई की अप्रूवल कब चाहिए? प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। ये सब रेमिटेंस का चल रहा है टॉपिक, ठीक है। वो वहां तक क्या हुआ था? थर्ड पॉइंट हुआ था, इसको फोर्थ मार्क कर लो, ब्रांच ऑफिस वाला, और ये फिफ्थ मार्क कर लो। ओके, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज नेसेसरी फॉर रेमिटेंस ऑफ एसेट्स वेयर रेमिटेंस इज एन एक्सेस ऑफ, और पहले जीरो गिन डालो। कितना लिखा है? $1 मिलियन नहीं, वैसे बताओ कितना लिखा है। वो तो उसी में दिख लिया, 10 लाख लिखा है पक्का कि 1 करोड़ लिखा है? 10 लाख। रेमिटेंस इन एक्सेस ऑफ $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लेगेसी बिक्विस्ट इनहेरिटेंस टू अ सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। यानी वही चीज हुई, इन पर्पसेस के लिए अगर आप बाहर भेज रहे हैं और उसकी वैल्यू $1 मिलियन से ज्यादा है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी? आरबीआई की, ठीक है। डाउट? एंड सेकेंड, हार्डशिप विल बी कॉज टू पर्सन इफ रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया इज नॉट मेड टू सच अ पर्सन। ये क्या मतलब हुआ? हाँ, कह रहे हार्डशिप विल बी कॉज टू अ पर्सन इफ रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया इज नॉट मेड। अगर रेमिटेंस नहीं किया तो उस बंदे को दिक्कत हुई, मतलब उसका पैसा है वो बाहर लेके जाना चाहता है, अगर आपने उसके पैसे में रोक लगा दी, ठीक है, तो उस केस में उसको दिक्कत हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में आप आरबीआई से अप्रूवल लेके पैसा भिजवा सकते हैं। समझ आया क्या हुआ? अगर पैसा ना भेजा जाए तो उसको दिक्कत होगी, किसको?
बाहर वाले को। तो कह रहे हैं ऐसे सिचुएशन में आप आरबीआई से अप्रूवल ले लियो और अप्रूवल लेके पैसा भिजवा दे। एनी डाउट? इनकम टैक्स क्लियरेंस पढ़िए। वो पीआईओ और रेजिडेंट वाला सेम था बेटा। बेटा जो इंडिया का है, इंडिया में सब उसका है, तो वो बाहर क्यों भेजेगा? उसका कोई है ही नहीं बाहर। मतलब लॉजिकली सोचो, जो या तो फॉरेन का है वो वहां रहता है तो पैसा भेज रहा है, ठीक है। एनआरआई और पीआईओ क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि है तो सिटीजन इंडिया के लेकिन वो रहते बाहर है, इसलिए बाहर भेज रहे हैं। अब मान लो श्यामू है, वो रहता इंडिया में है और उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं, पासपोर्ट भी नहीं बना है, तो वो बाहर रिमिट करेगा क्यों? सिक्योरिटी लेने के लिए? नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया, वो इन्वेस्टमेंट हो गया। उस केस में तो उसको बाहर से डिविडेंड मिलेगा उल्टा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर हम इंडिया में हैं और मेरा मतलब एसेट्स भी इंडिया में, सब कुछ इंडिया में, बाहर कोई नहीं है, तो हम बाहर पैसा भिजवाएंगे क्यों? ओके। और अगर आप कह रहे हो वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हो गया, उसका अगला चैप्टर है पूरा कि यहाँ का पर्सन बाहर पैसा लगा रहा है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। वो रेमिट नहीं हुआ, वो इन्वेस्ट हुआ। समझ आया? रेमिटेंस मतलब वापस भेज रहा है, मतलब यहाँ अर्न किया वहां भेज रहे हैं। वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कवर हो जाएगा। अगर डेली पे सेल परचेज है तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आ जाएगा, उन लिमिट्स में कवर हो जाएगा। ठीक है, फाइन। चलो अब देखते हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन और रिपैट्रिएशन। सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट कंटेन एग्जेम्पशन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू होल्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन। कुल मिला के अभी तक जितनी चीजें पढ़ी उन सबसे एग्जेम्पशन मिल सकता है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अकॉर्डिंगली पोजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी कॉइन्ड बाय एनी पर्सन as the reserve bank may specify is not prohibited, a person or class of person may hold and operate foreign currency account with prescribed limits as may be specified by RBI। इसी में आगे है फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड। ये समझ रहे हो क्या लिखा है? बिफोर 1947 ये क्या हुआ था? आप कह रहे पैदा तो हम नहीं हुए थे, बाकी नहीं पता। 1947 में क्या हुआ था? पक्का याद है? Any income arising or accruing thereon which is held outside India in pursuance of general or special permission of RBI is also exempted। मतलब ये कुल मिला के कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि प्रोहिबिटेड है, आप फॉरेन करेंसी रख नहीं सकते, लेकिन विद इन द लिमिट्स अगर आप हैं तो आप फॉरेन करेंसी पोजेस कर सकते हैं। ओके, प्रोवाइडेड दैट वो जो लिमिट्स हैं कि इतने दिन में जितना जितना सबमिट करना है, सरेंडर करना है, वो आप सरेंडर कर सकते हैं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, realization, repatriation are not applicable to person resident in India up to such limit as RBI may specify. If such foreign exchange was acquired by way of gift or inheritance from certain person mentioned above, यानी अगर गिफ्ट के फॉर्म में मिला था और विद इन द लिमिट्स है तो आप उसको अपने पास रख सकते हैं, वहां पर वो रिपैट्रिएशन और रेमिटेंस वाले रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ आ रहा तो परेशान ना हो, अगला टॉपिक ही यही है, कितना रख सकते हैं। अब समझ आया? ठीक है, अभी तक बता रहे थे सरेंडर करना है, लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि पूरा सरेंडर कर दो, आप चाहें तो थोड़ा बहुत रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं वो अब दिखा है, पोजेशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेन करेंसी। कुछ लोग रखते हैं अपने पास एक आध नोट, आपने देखा होगा, फिर वो पूरे मोहल्ले को दिखाते हैं, देखो हमारे पास है ना फॉरेन, ये फॉरेन करेंसी है, वही नोट सबको दिखाते रहते हैं। तो ये कह रहे रख सकते हैं लेकिन उसकी कुछ लिमिट्स हैं। शैल वी स्टॉप? नहीं मतलब क्या पढ़ाती जाए, हम कौन सा सुन ही रहे हैं? हाँ, कितना रख सकते हैं? अच्छा, नहीं एक्चुअली जब सिर्फ मेरी आवाज आने लगती पूरी क्लास में तो हमें बड़ा अकेला फील होने लग जाता है, तो हमें लगता है छोड़ ही दें, फिर पढ़ाएं कि रुक जाएं। नहीं ये लोग एक्चुअली सुबह से पढ़ रहे हैं ना, इसलिए बोला हमने, 3 घंटे से हम ही को झेल रहे हैं, मतलब झेल रही हूँ सही में। वो कह रही 2 घंटे उन्हें भी झेल चुके हैं थ्योरी थ्योरी पढ़े जा रहे हैं। चलो वील स्टॉप, कोई नहीं, ठीक है, इस पे यहाँ पे स्टॉप करेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। अब तो थैंक यू बोलो अच्छे से। हाँ ठीक अब घर जाके सो जाना, ठीक है।